नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, अध्याय 7 में हम अब तक 2 भाग पढ़ चुके हैं। पहले भाग में हम सभी ने पढ़ा था कि पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमने शाख, झाड़ी तथा वृक्षों की बातें की थी। उसके बाद अगले भाग में पौधे के 2 मुख्य हिस्से यानी तना और पत्तियों के मुख्य कार्य और उनकी संरचना को हमने समझा था। अब इस तीसरे भाग में हम पौधों के 2 अन्य प्रमुख जो हिस्से हैं यानी कि जड़ और पुष्प या फूल, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है जड़ों की। तो जड़ों को समझने के लिए अब तक जो हमने पढ़ा, एक बार उस बात को दोहराते हैं। हमने ये जाना कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। ये बात हमने पढ़ी थी कि वास्तव में पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य या पौधे के ऊपरी हिस्सों में जल पहुंचाने का कार्य तना करता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में कि पत्तियां जो हैं प्रकाश की उपस्थिति में एक हरे रंग के पदार्थ यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से प्राप्त हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग करके और जल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो हमने ये बात पढ़ी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है यानी पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जल का उपयोग होता है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। ये भी हमने पढ़ा था बच्चों कि पत्तियों का एक मुख्य जो कार्य है वो वाष्पोत्सर्जन का भी होता है, यानी पत्तियों द्वारा कुछ मात्रा में जल वातावरण में छोड़ा जाता है या जल का ह्रास होता है, इसे ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अब यहाँ आपको समझना ये है कि तने और पत्ती को वास्तव में जल कैसे प्राप्त होता है। हम पढ़ रहे हैं कि तना आगे तक जल पहुंचाता है, तना पत्ती को जल पहुंचाता है। तो ये जल वास्तव में कैसे प्राप्त हुआ तने को, इस चीज़ को हमें समझना है। तो इस कार्य को या इस बात को समझने के लिए हमें किसकी भूमिका जाननी होती है? जड़ों की भूमिका जाननी होती है। तो यह जो कार्य है यानी वास्तव में तने तक जल को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जड़ें करती हैं। तो जड़ें भी पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है बच्चों। आप एक छोटी सी क्रिया भी करके देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। आपने अगर कोई खेत वगैरह देखा हो या किसी बगीचे में, आप देखेंगे कि कई पौधे ऐसे ही उग जाते हैं और उन पौधों को हम क्या कहते हैं बच्चों? खरपतवार कहते हैं, जो कोई उपयोगी नहीं होते हैं लेकिन वो स्वतः ही किसी भी स्थान पर उग जाते हैं। अब हमें एक छोटा सा गतिविधि करनी है या छोटा सा कार्य करना है कि आपको कोई खरपतवार को ज़मीन से निकालना है, ठीक है। अब उस खरपतवार को अच्छे से ज़मीन से निकालने के बाद 2 प्रकार के गमले आपको लेने हैं, 2 गमले लेने हैं। एक गमले में आप उस खरपतवार को पूरा जड़ों समेत, यहाँ आप देख रहे हैं जड़ों को, जड़ों समेत आपको उसे उस गमले में लगा देना है। वहीं दूसरे खरपतवार में आपको क्या करना है? उन जड़ों को पूरी तरीके से काट देना है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये तने से शुरू हो रहा है ये पौधा, इसमें नीचे की ओर कोई भी जड़ें नहीं हैं। तो ये जड़ें नहीं हैं, ठीक है, ये जड़ें हटा दी गई हैं। तो इस पौधे को गमले में लगाने से पहले जड़ों को हटा दिया गया। तो पहला आप देख रहे हैं जड़ सहित खरपतवार, यानी यहाँ जड़ों के साथ में इस खरपतवार को गमले में उगाने का प्रयास किया गया। और दूसरा आप देख रहे हैं जड़ रहित खरपतवार, दूसरे वाले पौधे की जड़ों को हटा दिया गया है और फिर इसे गमले में लगाया गया है। अब यदि आप इन दोनों पौधों को कुछ दिन बाद देखते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद आप देखते हैं, तो आपको स्पष्ट अंतर नज़र आएगा। ये जो पौधा है जिसकी जड़ों के समेत आपने इसको गमले में उगाया है, ये एक सामान्य पौधे की तरह आपको दिखेगा, खिला हुआ नज़र आएगा। जबकि दूसरा पौधा जिसे आपने जड़ें हटाकर लगाया है, ये पौधे की पत्तियां आपको मुरझाई हुई नज़र आएंगी, गिरती हुई नज़र आएंगी, तना भी आपको इसका सूखा नज़र आ सकता है। तो बच्चों, आपको यहाँ इस सामान्य सी बात को समझना है कि वास्तव में जो जल मिट्टी में होता है वो जल मिट्टी से ऊपर पहुँचाने का कार्य यानी तने तक और
पत्ती तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वास्तव में जड़ें करती हैं। तो हुई ना महत्वपूर्ण जड़ें, कि जड़ें ही मिट्टी में से जल को अवशोषित करती हैं और उस अवशोषित जल को पौधे में अन्य भाग यानी कि तने और पत्तियों तक पहुंचाती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो जड़ें हैं इनके महत्व को हम और समझते हैं थोड़ा सा। एक गतिविधि आप और कर सकते हैं। हमने अंकुरित मूंग और अंकुरित चनों की बात की थी आपके पहले पाठ में, दूसरे पाठ में वहाँ अंकुरित भोजन की बात हुई थी। तो आप देखें, यदि आप थोड़ी सी रुई लेते हैं, ठीक है, और उस रुई को हल्का सा गीला करते हैं, उसके ऊपर आप इस प्रकार से कुछ चने रखते हैं और उनका अंकुरण करवाते हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों में यानी 1 दिन 2 दिन बाद आप जब देखेंगे तो ये जो इनकी अंकुरित चनों की ये जड़ें निकली हैं, ये अंकुरण के फलस्वरूप आप देखेंगे कि ये अच्छे से इस रुई के अंदर चिपक जाती हैं, इसको जकड़ लेती हैं। तब आप जब इस रुई से इन्हें निकालने का प्रयास करते हैं तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये अच्छे से उस रुई को जकड़ लेती हैं। वास्तव में किसी भी पौधे की जड़ें इसी प्रकार से मिट्टी को अच्छे से जकड़े हुए रहती हैं। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। यदि आप कोशिश करते हैं तो बहुत जल्दी से आप किसी पौधे को भूमि से नहीं निकाल पाते हैं। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई भी पौधा ज़मीन से या भूमि से निकल पाता है। उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। वास्तव में जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए या जकड़े रखती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जड़ों का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि मिट्टी को वो अच्छे से जकड़ लेती हैं और इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। वास्तव में इन जड़ों के कारण ही पौधे मिट्टी में बने रहते हैं या जिस स्थान पर वो होते हैं वो वहाँ लंबे समय तक टिके रहते हैं, क्योंकि नीचे ज़मीन में, भूमि में जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बहुत अच्छे से जकड़े रहती हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें कुछ जड़ों के प्रकारों को समझना है। जैसे हमने पत्तियों में शिरा विन्यास को समझा था, 2 प्रकार के शिरा विन्यास हमने जाने थे, ऐसे ही यहाँ जड़ों के 2 मुख्य प्रकार हमें समझने हैं। चित्र में बच्चों आप देख सकते हैं, एक प्रकार यहाँ दिखाया गया है चित्र ए में, जिसका नाम लिखा गया है मूसला जड़, और दूसरा प्रकार यहाँ दिखाया गया है चित्र बी में, जिसका नाम लिखा गया है रेशेदार जड़। बच्चों देखिए, यहाँ जब हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि एक मुख्य जड़ है, बीच में एक मुख्य जड़ है यहाँ पर, ठीक है। वापस से बनाते हैं इस जड़ को हम। देखिए यहाँ आपको एक मुख्य जड़ नजर आ रही है, ठीक है। इस मुख्य जड़ के दोनों तरफ आपको कई सारी जड़ें नजर आ रही हैं, तो इसे कहते हैं मूसला जड़। इधर आप देखेंगे ये जो जड़ है, इसमें किसी भी जड़ को आप मुख्य जड़ नहीं कह सकते हैं। इस मुख्य जड़ के अलावा अन्य जड़ें जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, जबकि यहाँ जब आप देखेंगे तो सभी जड़ें लगभग एक जैसी नजर आ रही हैं। कोई भी जड़ ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली या एक दूसरे से बहुत छोटी बड़ी नज़र नहीं आ रही है। तो ये रेशेदार जड़ है, जबकि इस चित्र में आपको मूसला जड़ नज़र आ रही है। तो बच्चों समझते हैं इन दोनों प्रकार की जड़ों को। तो जिन पौधे की जड़ें चित्र ए की तरह है, यहाँ हम देख रहे थे चित्र ए को, तो जिन पौधों की जड़ें चित्र ए की तरह होती हैं उनकी मुख्य जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। और जो अन्य जड़ें होती हैं, छोटी जड़ें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पार्श्व जड़ कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये मुख्य जड़ तो मूसला जड़ कहलाती है और ये जो अन्य छोटी छोटी जड़ें यहाँ निकल रही हैं, इन सभी जड़ों को हम क्या नाम देते हैं? पार्श्व जड़ का नाम देते हैं। वहीं जिन पौधों की जड़ें चित्र बी के समान यानी इस चित्र के समान होती हैं, उनमें कोई मुख्य जड़
नहीं होती हैं। तो जैसा आपको बताया कि यहाँ सभी जड़ें लगभग बराबर हैं, लगभग समान है, कोई भी मुख्य जड़ यहाँ पर नहीं होती हैं और इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। रेशेदार जड़ों का ही एक अन्य नाम झकड़ा जड़ भी होता है। अब बच्चों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है कि इन दोनों प्रकार की जड़ों का वास्तव में पत्ती के शिलान्यास से एक विशिष्ट संबंध होता है। ये जो जड़ें हैं यानी मूसला जड़, ये उन पौधों में पाई जाती हैं जिनकी पत्तियों का जो शिराविन्यास है वो जालिका रूपी होता है। एक शिराविन्यास हमने पढ़ा था जालिका रूपी। तो यदि जालिका रूपी शिराविन्यास होता है तो उन पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है। वहीं यहाँ हम देख रहे हैं कि समांतर जो शिराविन्यास होता है, उस समांतर शिराविन्यास वाली पत्तियों के पौधों में जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार या झकड़ा जड़ होती है। आप यहाँ पत्ती देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। दोनों प्रकार के शिराविन्यास हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। आगे इसी बात को हम वापस देख लेते हैं बच्चों। पौधे की पत्ती के शिराविन्यास और जड़ के प्रकार में रोचक संबंध होता है। अब देखिए, मैंने जो आपको बताया उसी बात को हम वापस देखते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है उनकी जड़ें कैसी होती हैं बच्चों? रेशेदार प्रकार की होती हैं। तो ऐसे पौधे जिनकी जो पत्तियां हैं वहाँ समांतर या समानांतर शिराविन्यास नजर आता है, उन पौधों की जड़ों में कौन सा प्रकार होता है? रेशेदार प्रकार होता है। जबकि जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, उन पौधों की जो जड़ें हैं वो मूसला जड़ होती हैं। अब ध्यान रखेंगे बच्चों कि रेशेदार जड़ों को ही झकड़ा जड़ भी कहा जाता है। तो है ना बहुत ही रोचक बात। आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि शिराविन्यास का और जड़ के प्रकार का एक मुख्य संबंध पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जड़ों के बारे में। हमने जो कुछ पढ़ा उसकी, और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ समझनी है। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। हम ये बात जानते हैं कि इस मिट्टी में से, यदि पौधा इस मिट्टी में है तो इस मिट्टी में से जल का अवशोषण का कार्य कौन करता है? जड़ें करती हैं। और तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यही बात तो हमने सीखी है कि वास्तव में मिट्टी में से जल को और जल से संबंधित जैसे खनिज लवण हैं उन सबको अवशोषित करने का कार्य जड़ें करती हैं। और फिर जड़ों से तना, ये आप देख सकते हैं कि जड़ों से तना इन सारे पदार्थों को लेकर के पौधे के विभिन्न हिस्सों यानी कि उसकी पत्तियों आदि तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का संश्लेषण करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भोजन पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, ये भोजन भी तने द्वारा ग्रहण किया जाता है और फिर पौधे के विभिन्न भागों तक इस भोजन को पहुंचाया जाता है। तो तना वास्तव में यहाँ दो मुख्य कार्य कर रहा है। एक तो वो जड़ों से जल को और अन्य खनिज पदार्थों को ऊपर की ओर लेकर के जा रहा है। उसके अलावा तना एक और महत्वपूर्ण कार्य ये करना है कि वो पत्तियों से जो भोजन बना है उसको पौधे के विभिन्न भागों यानी नीचे तक भी लेकर जा रहा है। तो इस प्रकार से तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। तना पौधे का वह हिस्सा है जो दो तरफा मार्ग का कार्य करता है। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें बात करनी है पुष्प की या फूल की। बहुत अच्छे लगते होंगे आपको फूल। आपने विभिन्न प्रकार के पुष्प या फूल, रंग बिरंगे फूल अपने आसपास कभी ना कभी देखे होंगे। अब ये एक सामान्य फूल को हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। इस फूल को यहाँ हमने कली के रूप में दर्शाया है। ये किसी भी फूल की कली आप समझ सकते हैं और ये खिला हुआ
फूल समझ सकते हैं। ठीक है, तो कली से ही फूल खिलता है, ये बात आप लोग जानते हैं। ये जो बाह्य हरा भाग है जो आपको नजर आता है एक फूल में, इस बाह्य हरे भाग को क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और ये जो रंग बिरंगी चीजें आपको नजर आती हैं, ये क्या कहलाती हैं बच्चों? पंखुड़ियां कहलाती हैं। इसको मुख्य भाग है पुष्प का, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं पंखुड़ियां। तो ध्यान जरूर रखिएगा इस बात का कि किसी भी पुष्प में दो हिस्से होते हैं, बाह्य दल और पंखुड़ियां। आगे बात करते हैं बच्चों कि पुष्प में क्या कुछ और भी हिस्से होते हैं। तो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग तो पुष्प की पंखुड़ियां ही होती हैं, ये हम जान चुके हैं। अब एक पुष्प को आप देखेंगे, जब हम अंदर से देखते हैं इन पंखुड़ियों में कुछ छुपे हुए हिस्से हमें नजर आ सकते हैं। तो किसी भी पुष्प के अंदर पुंकेसर तथा स्त्री केसर नाम के दो मुख्य भाग भी पाए जाते हैं। तो एक का नाम है पुंकेसर और एक का नाम है स्त्री केसर। जो पुंकेसर है वो इस प्रकार लंबी संरचना के रूप में आपको नजर आ सकता है, लेकिन ये बाहर से आसानी से आपको नहीं दिखाई देते हैं। जब आप पंखुड़ियों को थोड़ा सा हटा करके देखते हैं तब ये हिस्से जो हैं पुष्प के वो आपको नजर आ सकते हैं। तो बच्चों, इस पुष्प में आप पुंकेसर देख पा रहे हैं और इन पुंकेसरों के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। इसके अलावा एक जो अन्य भाग है जिसका नाम स्त्री केसर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पुष्प के केंद्र में स्थित जो भाग है उसी को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। अब स्त्री केसर एक महत्वपूर्ण भाग होता है बच्चों, और इस स्त्री केसर को हमें अच्छे से समझना है, जानना है। तो स्त्री केसर के चित्र को आप यहाँ देख सकते हैं अलग से। तो स्त्री केसर में एक हिस्सा जो ये लंबा हिस्सा है इसका नाम होता है वर्तिका। इस लंबे हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों? वर्तिका कहते हैं। और सबसे ऊपर ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों? वर्तिकाग्र कहते हैं। तो यहाँ मैं एक बार वापस लिख देती हूँ कि ये जो हिस्सा है लंबा हिस्सा, इसको कहते हैं वर्तिका। और इस ऊपर वाले हिस्से को जो थोड़ा सा गोल गोल है उसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ये नीचे वाला हिस्सा है जो कि थोड़ा सा फूला हुआ है, तो बच्चों इस नीचे वाले हिस्से को, इस फूले हुए हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे कि एक स्त्री केसर में ये तीन मुख्य भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। याद रहेंगे ना ये तीनों नाम। उसके बाद बच्चों हम यदि इस अंडाशय का थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं, इस अंडाशय के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। तो इसे हम इस प्रकार से लंबे रूप में भी काट सकते हैं या इस प्रकार से क्षैतिज रूप में भी काट सकते हैं। तो यदि इस अंडाशय को लंबात्मक रूप में काटा जाता है या क्षैतिज रूप में काटा जाता है, ये छोटी गोल गोल संरचनाएं आपको यहाँ नजर आती है और इन गोल संरचनाओं को बीजांड का नाम दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि बीजांड भी वास्तव में किसका हिस्सा है? स्त्री केसर के अंडाशय का ही हिस्सा होता है। तो दोहरा लेते हैं इन बातों को कि अंडाशय स्त्री केसर का सबसे नीचा और फूला हुआ भाग होता है। ये बात हम कर चुके हैं। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। बिल्कुल, यदि हमें वास्तव में इसकी संरचना को अच्छे से समझना है तो इसे काट के समझना पड़ता है। और यदि हम इसे दोनों तरीके से काटते हैं, यानी लंबात्मक रूप में और क्षैतिज रूप में, तो हमें इसकी संरचना अच्छे से नजर आती है। अंडाशय के अंदर दिखने वाली छोटी छोटी गोल संरचनाएं बीजांड कहलाती हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि बीजांड वास्तव में स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर नजर आने वाली छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी
नहीं होती है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि सभी पुष्प, सभी फूल बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ अंतर पाए जाते हैं। कुछ फूलों में पंखुड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ फूलों में तुलनात्मक रूप से पंखुड़ियाँ कम होती है। कुछ फूलों में बाह्य दल आसानी से नज़र आ जाता है, कुछ फूलों में इतना आसानी से बाह्य दल नज़र नहीं आता है। उसके अलावा ये जो आंतरिक संरचनाएं हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर, इनकी संख्या और इनके आकार में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। तो विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर की संख्या में काफ़ी अंतर हो सकता है। तो ये करने के लिए बच्चों घर पर आप एक गतिविधि कर सकते हैं। आप अपने आसपास अगर आपको अलग अलग तरीके के फूल मिलते हैं तो उनमें से कोई भी 4, 5 या 6 प्रकार के फूलों को सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से तोड़ सकते हैं। वैसे आप जानते हैं कि पौधों के फूलों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से यदि आप एक पौधे से एक फूल तोड़ते हैं तो हम उसे गलत नहीं मानते हैं। तो आप विभिन्न प्रकार के 5-6 फूल अलग अलग तोड़ करके और उन सभी में बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर, पुंकेसर आदि की संरचनाओं को देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब तक हमने अपने अध्याय के सभी हिस्सों को पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पौधे के जो प्रकार हैं, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, उनकी बात करी। उसके बाद हमने तने के बारे में कुछ चर्चा की और पत्तियों के बारे में चर्चा की। पत्तियों के मुख्य कार्यों को समझा और उसके अलावा पत्तियां जो हैं वो शिरा विन्यास के आधार पर 2 प्रकार की हो सकती हैं, इस बात को भी हमने समझा। और आज के इस तीसरे भाग में बच्चों हमने जाना जड़ों को और पुष्प को। खासकर जड़ों के जो 2 प्रकार आपने जाने, जड़ों के जो 2 कार्य आपने जाने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अंत में हमने पुष्प की संरचना को भी जाना। तो बच्चों, ये था आपका अध्याय 7, पौधों को जानिए। आज आपका ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।